जानेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके आईपीसी सिस्टम में कैसे नेमिंग करेंगे, या फिर समावयवता कितने प्रकार की इनकी होती है उनको जानेंगे, और समन्वय संख्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैसे निकालेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा, और बगैर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हुए आप आईपीसी सिस्टम में इनकी नेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक छोटी सी डेफिनेशन है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वे जटिल यौगिक जो जलीय विलयन तथा ठोस अवस्था यानी दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इनके आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू उनको हम लोग जानेंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होता है। वे जटिल यौगिक जो जलीय विलयन तथा ठोस अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं या पहचान बनाए रखते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेकर के उसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा आपके सामने एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये K4FeCN का होल 6, और इसको क्या करना है, जल में घोलना है। मान लो इसको जल में घोल दिया। अरे चलिए पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको जान लेते हैं, इसको बाद में जानेंगे। मान लीजिए कि ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया मैंने। ये लिखा हुआ है, इसका जनरल नेम आपको पता होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना है, जैसे कि इसे क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट के इस तरफ रखा हुआ है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे काउंटर आयन। अब आप देख लेना, हिंदी थोड़ा सा मुझे ही पता है तो ना, काउंटर आयन। और जो ब्रैकेट के अंदर जितना भाग लिखा है उसमें देखिए कोई एक मेटल दिख रहा होगा, धातु। तो धातु आपके सामने दिख रही है ये वाली, इसे बोल देंगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यानी इसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु से जुड़े हुए जितने आयन हो, परमाणु हो या फिर समूह हो, उन्हें बोलते हैं लाइगैंड यानी लिगैंड। इसे क्या बोलेंगे, लिगैंड। अब यहाँ पर लिगैंड में भी आपको ध्यान रखना है, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसमें होता है होमोलेप्टिक लिगैंड और हेटेरोलेप्टिक लिगैंड। वो उसको देख करके कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे। तो इतना भाग आपने देख लिया, इसे बोलेंगे काउंटर आयन, इसे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और इसे बोलेंगे लिगैंड। और इस पार्ट को, जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इस वाले पूरे पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और हिंदी में इसे बोलते हैं संकुल, और इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, और इसे बोलते हैं लिगैंड। इतनी चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के और फिर उससे समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स धनावेशित होंगे या ऋणावेशित होंगे या न्यूट्रल उदासीन होंगे। तो इसमें भी 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। और थोड़ा सा ध्यान आपको और भी रखना है कि इधर भी काउंटर आयन हो सकता है ब्रैकेट के इस तरफ ही, और ब्रैकेट के इस तरफ भी काउंटर आयन हो सकता है।
तो चलिए एक उदाहरण लेकर के थोड़ा सा और समझते हैं। इसको मैंने लिया, बस आप समझने की कोशिश करिए, इसे थोड़ा सा समझिए। अगर इसे जल में घोला जाता है, जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त होगा। अब कौन कौन से आयन होंगे इस चीज़ को देखिएगा। सल्फेट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, 2 माइनस, हमेशा 2 माइनस रहता है, तो जिसका अपोजिट वाला आयन होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर चला जाएगा। तो एक बार ये भी काउंटर आयन है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट की इस तरफ भी काउंटर आयन होता है और इस तरफ भी होता है, दोनों तरफ। तो ज़रा इसको देखिएगा आप लोग, और प्लस ये हो गया सल्फेट है, इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ गया, और जितना निगेटिव चार्ज इस पर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है संकुल है, ये संकुल जल में विलय नहीं हुआ है, ये आयनों में विभक्त नहीं हुआ है, इसीलिए इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, इनके आयनों का परीक्षण हो ही नहीं सकता है, लेकिन सल्फेट का हो सकता है। अम्ल क्षार मूलकों का अगर आपने परीक्षण किया होगा तो उसमें ये पढ़ा जरूर होगा, सल्फेट आयनों का परीक्षण। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान से देखिए कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया और उस कॉम्प्लेक्स में ये पूछा जाता है कि जल में घोलने पर उसके कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, जल में घोला तो कितने आयन निकले, 1 आयन ये और 1 आयन ये, तो कुल आयनों की संख्या कितनी होगी इसमें, कुल आयन। तो टोटल आयन जो आपको मिले वो मिले 2। यहाँ पर इसको देखो, एक मैं और लेता हूँ, जरा आप उसको देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसे लेता हूँ K4FeCN का होल 6, और अगर इसे जल में घोला जाए, ये देखिएगा, अगर इसे जल में घोलेंगे तो ये जो काउंटर आयन है यही डिसाइड करेगा पॉजिटिव नेगेटिव इस पर। तो पोटेशियम के कितने मोल हैं, 4, तो 4 हमने ये लिख दिए, लेकिन पोटेशियम पे हमेशा प्लस चार्ज रहता है तो ये लिख दिया। अब इतना ही 4 नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स आपका बचा हुआ है FeCN का होल 6, तो इस पे 4 माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर इसको आप ध्यान से देखें, सॉरी, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, टोटल इसमें कितने आयन उत्पन्न हुए, यहाँ पर तो आपको 2 आयन मिले। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, 4 आयन ये हैं, 4 और 1 आयन ये, तो टोटल आयनों की संख्या जो मिली, तो टोटल आयन जो मिले वो आपको मिले 5। तो उम्मीद करते हैं कि आयनों की संख्या निकालना भी आप लोग सीख गए होंगे। कभी कभी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है, सॉरी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया गया और कहा गया कि इसे जल में घोलने पर कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आयन कितने होंगे, उनकी संख्या निकाल पाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उससे कुछ चीज़ों को और स्पष्ट करते हैं। वहाँ से हम लोग सीखेंगे लिगैंड के बारे में, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो आप इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं। चलिए, अगर मैं आपको एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा हूँ, और आप लोग उसको देख के बताइए, सॉरी सॉल्व करके बताइए कि उसमें कितने जलीय आयन उत्पन्न होंगे। तो मैं वो आपके सामने लिख रहा हूँ और आप लोग करके बताइए, कोशिश करिएगा कितने होंगे। चलिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ FeCO का होल 5। अब इसको आपको जल में घोल के बताना है कि ये हमने जलीय विलयन ले लिया। अब आप बताइएगा कि इसमें कुल कितने आयन उत्पन्न होंगे। एक बार कोशिश कर लीजिए, देखिए होता है या नहीं होता है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ना तो लेफ्ट साइड में और ना ही राइट साइड में कोई भी काउंटर आयन नहीं दिख रहा। जैसे इसको देखो,
ये मेरे राइट साइड में इसके साथ काउंटर आयन दिखा और इसके साथ काउंटर आयन नहीं दिखा, बट इसमें है ही नहीं। जब काउंटर आयन नहीं है तो आयन उत्पन्न नहीं होंगे, यानी जलीय विलयन में ये आयन उत्पन्न नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो चलो अब थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं लिगैंड के बारे में। तो अब लिगैंड क्या होते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लिगैंड भी देख लीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं, उन पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं लिगैंड पर। तो सबसे पहले लिगैंड क्या होता है उनके बारे में जान लें आप लोग। लिगैंड तो अब आपको ये जानना है कि लिगैंड क्या होते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, सुन लीजिए ध्यान से। उससे पहले आप कि वे परमाणु या समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें लिगैंड कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वे परमाणु या समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें लिगैंड कहते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है COCl NH3 का होल 5 और बाहर Cl2 हो गया। लिगैंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होगा, बाहर तो काउंटर आयन होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो इसके अंदर ये तो आपका सेंट्रल मेटल आयन हो गया, और अब इनके अलावा जितनी चीज़ें बची हैं वो सारे लिगैंड हो गए। जैसे यहाँ पर ये Cl क्या है, ये भी आपका लिगैंड है, ठीक। और यहाँ पर ये NH3 जो दिख रहा है सर, ये भी लिगैंड ही है। सेंट्रल मेटल के अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह परमाणु आयन दिखेंगे उन्हें आप काउंट करेंगे लिगैंड में। अब रही बात लिगैंड के नाम, तो वो हम आगे जानेंगे। पहले आप लिगैंड को समझ लो। और ये पूरा ब्रैकेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स, और ये वाला काउंटर आयन। काउंटर आयन, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लिगैंड क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे वो देख लिया। अब हम लिगैंड के प्रकार जानेंगे कि लिगैंड क्या होते हैं। लिगैंड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वे परमाणु समूह या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें लिगैंड कहते हैं। अब चाहे लिखना तो लिख सकते हैं आप। अब बात करेंगे हम लिगैंड के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड कितने प्रकार का होता है? तो लिगैंड 2 प्रकार के होते हैं, लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो कितने प्रकार के, उन्हें कैसे कैसे बांटा गया है। जैसे संयोजकता के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, और एक है आपका आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और संयोजकता के आधार पर 5 प्रकार के। तो सबसे पहले हम लिगैंड देखेंगे कि लिगैंड 2 प्रकार के होते हैं। तो वो कैसे होगा? नंबर 1 आवेश के आधार पर, और नंबर 2 होगा संयोजकता के आधार पर।
पहले हम पढ़ेंगे आवेश के आधार पर लिगैंड कितने होते हैं और फिर पढ़ेंगे हम संयोजकता के आधार पर। तो अगर हम बात करें आवेश के आधार पर, तो आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, ज़रा देखिए ध्यान से कि आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेशित लिगैंड, और नंबर 2 होते हैं ऋणावेशित लिगैंड, और नंबर 3 होते हैं उदासीन लिगैंड। ये 3 प्रकार के हो गए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आवेश के आधार पर लिगैंड पढ़ रहे हैं, आवेश के आधार पर लिगैंड। तो ये 3 प्रकार के लिगैंड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनावेशित लिगैंड कौन से होते हैं और ऋणावेशित लिगैंड कौन से होते हैं और उदासीन है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धनावेशित लिगैंड क्या होते हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं धनावेशित लिगैंड। तो सर हम पढ़ेंगे धनावेशित लिगैंड। तो वे लिगैंड जिन पर धनावेश स्थित हो उन्हें धनावेशित लिगैंड कहेंगे। अब धनावेशित लिगैंड कौन कौन से होते हैं जरा उनको ध्यान दे लो आप। NO+ और NO2+। इसका नाम है नाइट्रोसियम, और इसका नाम है नाइट्रोनियम। बस आपको धनावेशित में सिर्फ यही 2 लिगैंड याद रखने हैं बस, एक तो नाइट्रोसियम और एक नाइट्रोनियम। ये रेयर होते हैं इसीलिए बस आप इनको 2 ही याद रखिएगा। ये हो गए धनावेशित, और दूसरा हम देखते हैं ऋणावेशित लिगैंड। अब सर ऋणावेशित लिगैंड तो देख के ही पहचान जाओगे कि ऋणावेश होता है, लेकिन वो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वहाँ नहीं पॉजिटिव निगेटिव दिखाई देगा आयन पर, आपको पहचानना है। तो सबसे पहला आप ये याद रखिएगा साइनो, इस पर नेगेटिव होता है। उसके बाद ऑक्सलेट होता है C2O4 2-, ये ऑक्सलेटो है। दूसरा आपका याद रखना है नाइट्रेट, याद रखना है। और याद रखना है आपको सल्फेट भी याद रखना है, सल्फेटो 2-। इसके बाद क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और और ये फ्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे नेगेटिव हैं, इन पर देखो सब पर ऋणावेश है, इसलिए ये ऋणावेशित लिगैंड है। तो ऋणावेशित लिगैंड में इनकी संख्या और भी है, लेकिन हम आगे आपको लिखवा देंगे एक टेबल में, वहाँ से आप नोट कर लेना। अभी चाहो तो इतना नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लिखेंगे उदासीन लिगैंड। तो उदासीन लिगैंड क्या होगा, ना तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। उदासीन लिगैंड, उदासीन लिगैंड में सबसे पहले आप वाटर को याद कर लो, इजी है, H2O, ये आपका उदासीन है। दूसरा एमीन है NH3, ये आपका उदासीन लिगैंड है।
तीसरा आपका है कार्बोनिल, ये आपका उदासीन लिगैंड है। इसके बाद आप याद रखिएगा ये हाइड्रोक्सिल, ये आपका उदासीन लिगैंड है। अभी आप लिखना चाहो तो लिख लो इन सभी को। एमीन भी लिख सकते हो, एमीन भी आपका उदासीन लिगैंड है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ उदासीन लिगैंड को, 1 2 3 4 5, और चाहो तो यहाँ पर ठीक है। चलिए अभी आप इतना लिख लो, 4-5 ही नहीं याद रखो, फिर आगे हम और लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के लिगैंड आपने पढ़ लिए। तो सबसे पहला धनावेशित लिगैंड, जिसमें आपने पढ़ा नाइट्रोनियम और नाइट्रोसियम, ठीक है। उसके बाद ऋणावेशित लिगैंड में आप पढ़ा आपने कि ऑक्सलेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एट्सेट्रा, और साइनाइड भी है इसी में, CN, ठीक है। उसके बाद आपने उदासीन कुछ लिगैंड पढ़ लिए, जैसे आपने अमोनिया लिगैंड, अमोनिया पढ़ लिया, उदासीन हो गया, वाटर उदासीन हो गया, कार्बोनिल उदासीन हो गया, और एल्कोहल और एमीन। इस तरह से ये सारे उदासीन लिगैंड हो गए। अब अगला टाइप जो लिगैंड का था संयोजकता के आधार पे, वो और भी इम्पॉर्टेंट है इससे ज़्यादा, तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो तो आपने देख ली, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गई। तो चलिए संयोजकता के आधार पर लिगैंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।